एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? जहां तक है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, जहां तक है मुझे यही सभी से आशा है। अब हम आज साइंस के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रीवियस जो पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जहां पर हम लोगों ने ये क्लियर किया कि साइंस में जो चैप्टर पहला, जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस कह रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझा। हमने उसमें समझा केमिकल इक्वेशन होती क्या है। आज मैं आप सभी बच्चों को बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा बच्चों, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग आज। और सबसे पहली चीज, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब टाइप्स में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैटेगराइजेशन के बेस पर टाइप्स भी अलग अलग प्रकार से बटे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग बात करें तो यहां पर ऑन बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी हम लोग कह सकते हैं अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं आपको कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो बेटा यहां पर हम सबसे पहले देखें तो एक तो आपके पास में है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे नंबर पर है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी या किसी प्रोसेस में एनर्जी का लगना या उसमें से एनर्जी का रिलीज होना, उनके बेस पे तो दो आपके पास में ये हो जाते हैं। ठीक है, बट फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद भी और कैटेगराइजेशन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो मेन कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो आता है। तो अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो उसमें अगर हम जाएंगे तो वहां पर आपके सामने मेन जो रिएक्शंस हैं वो कुछ ये हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं। एक है आपके पास कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। इसके बाद में आपकी डीकॉम्पोजिशन है। इसके बाद में आपके पास में कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई। एक आपके पास में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही अगर हम जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज बढ़ती हैं। ठीक है, अगर हम कहें तो इसमें 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम यहाँ लिखें तो एक होती है आपके पास में, सबसे पहले होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर पर है आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी हैं, 3 टाइप्स की हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी हमें पढ़नी है आज कि इसमें किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है बेटा। कौन सा आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। और इसके बाद में आपके पास 6 नंबर पर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास में कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें मोस्टली एंडोथर्मिक हो गया, एक्टोथर्मिक हो गया, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है, इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं बेटा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। अब
इन सभी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, इन्हें समझने वाले हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि अभी हम लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को, तो अब आगे बढ़ेंगे। और मैंने जो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लिख कर दिए थे, उसमें से सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हम समझना स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा। ठीक है, सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि बिना पेन और कॉपी के आप जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, मैं कुछ रिएक्शंस लिखवाऊंगा भी, कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तो वो सब आप जो है नोट डाउन करते चलिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहली हम डेफिनेशन समझ लें इसकी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा वी कैन से दैट, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज अ reaction in which two or more reactants reacts to form single product। ठीक है बेटा, क्या समझ में आया कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिल सकते हैं और मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे बेटा, है ना। सबसे पहले मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं आपको। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, हम लोग करेंगे बेटा a प्लस बी, आपको गिव राइज टू में क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ये क्या है, जो ये ए बी दिए हैं ये है रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। ठीक, ये कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि ए जब बी के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके सामने जो बनकर आएगा प्रोडक्ट वो आएगा ए बी। ठीक है बेटा, ए बी क्यों आया, क्योंकि रीजन इसकी वजह है कि ये कभी भी ये जो इधर जो एटम्स है वो कभी बदलते नहीं है। ये मैं कल आपको जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन था उसमें बता चुका था मैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है अगर हम देखें तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो इसका मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं आपसे। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं बेटा, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हम लोग जो आपका वाटर है उसको क्रिएट कर सकते हैं H2 प्लस O2, तो गिव राइज टू आपके सामने क्या आ जाता है, H2O आ जाता है। ये एक तरीके से किसका रिएक्शन है, ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये बैलेंस है कि नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। हम क्या करेंगे बैलेंसिंग के लिए, मैं यहाँ पर आपके सामने इसको बैलेंस करके दिखा देता हूँ। आपका 2 इंटू कर देते हैं आप, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपके क्या पास आएंगे, यहाँ पर फिर इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। जैसे आपने 2 से इंटू किया, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए आपके सामने, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पहले से ही, यानी कि नाउ इट बिकम्स बैलेंस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके सामने हाइड्रोजन है ये क्या है, ये गैसियस स्टेट में होता है तो जी लिखेंगे, ये गैसियस स्टेट में जी लिखेंगे, और यहाँ पर बेटा ये लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास में एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर, तो नेक्स्ट एग्जांपल इस आप ले सकते हैं कि CaO, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, इसको पानी में डालेंगे आप तो आपके सामने जो बनकर आएगा वो आएगा Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, क्विक लाइम प्लस वाटर, क्विक लाइम प्लस वाटर, तो क्या मिलेगा बेटा, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, ये आपको एज अ प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और ये आपका नॉर्मली क्विक लाइम जिसे हम लोग बोलते हैं, जो आपको चूने के तौर पर यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग व्हाइट वॉशिंग के प्रोसेस को भी समझते हैं इसमें कि व्हाइट वॉशिंग कैसे होती है, उसके अंदर भी ये आता है। यहाँ देखेंगे क्या ये बैलेंस है, एक सी ए है, आप कह सकते हैं 2 O है तो 2 O है, और 2 H है तो 2 H है, तो आपकी ये मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर हम देखें तो बेटा ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, और आपके सामने ये जो निकल के आता है ये एक्वस फॉर्म में आता है। क्या आता है, ये एक्वस स्टेट में आता है। मैं कल आपको सारी स्टेट बता चुका था। जिन बच्चों को डाउट है या जो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इसका मतलब है, ये एक्वस और ये सब जो लिखा है मैंने इनका क्या मतलब है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखें बेटा जाकर के। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्वस का क्या मतलब है। एक्वस का मतलब मैं फिर दोबारा से एक बार और क्लियर कर दूं, एक्वस का मतलब है कि जो चीज पानी के अंदर आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के तौर पर बना करके आगे आपके सामने आई हुई है। ठीक है, तो ये CaO जो है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और इसका केमिकल नेम भी अब आपको मैं बता देता हूं। केमिकल नेम जो उसका होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, और स्लेक्ड लाइम तो उसका नाम होता ही। ठीक बेटा, तो अब इसके बाद ये एक रिएक्शन हो गया, तो हमारे पास में ये कुछ आपके सामने कुछ रिएक्शंस थे
जिनको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हमारे सामने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो है, और यही यही जो रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास में ये वाला, यही रिएक्शन आपकी बुक के अंदर हूबहू जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4, उसमें भी आपको यही चीज बताई हुई है, किस तरीके से हम लोग जब CaO यानी क्विक लाइम को जब हम पानी के साथ मिला देते हैं तो हमारे सामने सिलेक्ट लाइम बनता है। एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये। अब आप कहेंगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जहां हम कह सकते हैं इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, कहीं ना कहीं इसमें से हीट रिलीज होगी। अब आप कहेंगे सर हीट, जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि हीट ही रिलीज होती है, तो यहां इसका मतलब है हीट और स्लैश में एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं लाइट है या किसी अदर तरीके की कोई भी कंडीशन है, तो कोई भी एनर्जी के फॉर्म में आप यहाँ इसमें से इवोल्यूशन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब जिस रिएक्शन में से हीट या एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल अभी आएगा, तो उसमें समझा दूंगा मैं आपको कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको आगे और लेके चलता हूँ कि इसमें फर्दर रिएक्शन क्या होगी, तो मैं इसको हटा सकता हूँ क्या, हटा देते हैं इसको, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट को भी मैं हटा दे रहा हूं अब यहाँ पर। और अगला जो पॉइंट आपके सामने देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं क्या है। अगला जो आपके सामने है वो है व्हाइट वॉशिंग का प्रोसेस। व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब हम जानते हैं जिसमें जैसे घर पे आपके मान लीजिए पुताई हुई है, ठीक है, जो नॉर्मल आप सब जानते हैं क्या मतलब है इसका। व्हाइट वॉशिंग का मतलब कि आपके घर पर कि किसी तरीके से आपने क्या करा है, अपने घर पर आप कह सकते हैं पेंट करा रहे हैं। पेंट के दौरान हम लोग क्या करते हैं, यही रिएक्शन आपका मेनली जो आपका जो यहाँ पर पेंट करने आता है व्यक्ति, वो आपको यही रिएक्शन देखने को मिलेगी जब वो रिएक्शन कराएगा। उसके बाद जब वो CaO को पानी में डालेगा, पानी में डालने के बाद CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। तो अब यहां से नया स्टेप स्टार्ट होता है कि जो CaOH का होल ट्वाइस है, यानी कि जो आपके सामने CaOH का होल ट्वाइस था, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए मतलब समथिंग आप कह सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए हम लोग छोड़ देते हैं दीवारों पे। और दीवार पर इसको छोड़ने के बाद ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन CO2 से, ठीक है बेटा। और CO2 तो आप जानते हो CO2 एक कैसी गैस है, CO2 एक कलरलेस गैस है। क्या कोई स्मेल होती है इसकी, कमेंट करके आप नीचे बताइए मुझे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कोई स्मेल है, ठीक है। अब यहां होता क्या है, फिर मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का कोई हमारे पास में कोई एक टेस्ट भी है क्या, कि हम जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं कि हाँ रिलीज हो रही है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी बेटा, तो आपके सामने जो प्रिपरेशन होगा, यानी कि जो आपके सामने तैयार होकर आएगा वो आएगा CaCO3 प्लस क्या आएगा बेटा H2O। यानी आप कह सकते हैं कि आपके सामने ये क्या था, ये था स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ये क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या निकल के आया, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको कल बताया था बेटा कैल्शियम कार्बोनेट एक PPT है, यानी एक प्रिसिपिटेट है। और कैसा प्रिसिपिटेट है, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट है। ये तो आप सभी फेमिलियर है, ये है पानी, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक एक पदार्थ तैयार होता है कैल्शियम कार्बोनेट नाम का, जो अब मुझे बताएं आपकी ये और किस किस चीज में प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं बेटा यही है जो एग शेल बनाता है। एग शेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या हो सकता है सर, जो चौक है वो भी यही है। और सर मार्बल्स जितने भी हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब ताजमहल भी किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही यूज है उसमें, कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट है। और यहां पर हम CaCO3 को समझ सकते हैं, PPT होता है क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं, ठीक है। तो यही रिएक्शन, लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं अगर शॉर्ट कर दूं तो अभी हम एक चीज और समझिए कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में जो कंडीशन मिली है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए गुजारते हैं, कितने समय के लिए, यानी मैं यहां साइड से लिख दे रहा हूं, when carbon dioxide
is passed from select line for less amount of time. तो ये रिएक्शन क्या होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इससे गुजारते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो अगर आप मोर अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, थोड़ा ज्यादा समय देते हैं, तो उसके लिए नई रिएक्शन तैयार होगी, बिल्कुल होगी। आइए जानते हैं कि इसके बाद नई रिएक्शन में आपको क्या समझ में आएगा या क्या चीज तैयार होकर जाती है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, अब बाकी के चीजें आप लिख लीजिएगा। यही रिएक्शन रहती है बेटा, अंतर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन क्या चेंज आ जाता है, तो मैं यहां ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, when carbon dioxide is passed from select line for more amount of time, तो क्या होगा। तो रिएक्शन पे आइए वही आते हैं, क्या क्या बना था बेटा उधर साइड में हमारे पास। अब हम अगर देखें तो जो प्रोडक्ट के तौर पे सामने आया हमारे, है ना, जैसे CaCO3 था, प्लस क्या था, पानी। तो प्लस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इससे गुजारते हैं तो आपके सामने तैयार होकर आएगा CaHCO3, और इसका बेटा होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये रिएक्शन भी याद रखनी है, ये तो वही आपके अभी मैंने बता दिया। ये क्या है, ये हो गया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, वी गेट अ प्रोडक्ट एज अ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये आपके सामने तैयार होकर के आता है। तो ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, बाकी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो कुछ इसी तरीके की होती हैं, मैं आपको क्लियर कर चुका। अब कॉम्बिनेशन के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो अगली रिएक्शंस आती हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद में अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है आपके सामने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। decomposition reaction. Now the question arises that what is the meaning of decomposition reaction। तो बेटा इस वर्ड से ही सामने आ रहा है मेरे समझ कि decomposition मतलब क्या है, किसी भी चीज की किसी भी केमिकल को हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया, उसको उसके कंपोनेंट्स में हमने अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। जो भी एनर्जीज आप देते हैं, हीट, लाइट, और आप इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे देते हैं या किसी भी फॉर्म में आप देते हैं, तो अब वही जानते हैं क्या है इसका मतलब। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच with the help of external energies we break a single compound into its constituents elements, ठीक है बेटा। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जीज। अब हम बात करते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है सर, इसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, मान लीजिए ए बी नाम का कोई एलिमेंट है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको हीट दी, तो बेटा ये टूट जाएगा ए प्लस बी के अंदर, ठीक है। यहाँ जो जगह हीट दिया हुआ है आप यहाँ पर डेल्टा तौर पर, मतलब यहाँ पर आप ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रायंगल लिख करके दे दें या आप नॉर्मली हीट लिख के दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, ए बी इज ब्रेक डाउन इनटू दी ए प्लस बी फॉर्मेट, ठीक है। नाउ
अब पॉइंट आता है कि सर क्या यहां पर भी कोई और टाइप्स प्रेजेंट है? हाँ, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन। रिएक्शंस आर देयर। कितने प्रकार के हैं? 3 तरीके के हैं। कौन कौन से 3 हैं? तो 3 हम अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, या आप कह सकते हैं सबसे पहले थर्मल डाल देते हैं। थर्मल डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसके बाद आया उसका है आपका इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। थर्मल की बेटा बात करूं तो थर्मल का मतलब सिंपल सा है, यहां पर आपको हीट की मदद से तोड़नी है चीजों को, ठीक है। क्या यूज करेंगे आप? हीट का यूज करेंगे। यहां इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बेटा। और फोटोलाइटिक में आप सब जानते हैं जैसा कि लाइट। तो मुझे इनकी डेफिनेशन लिखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आपको पता क्या करना है आपको। जो ऊपर दिया हुआ है हमारे सामने क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जीज वी ब्रेक अ सिंगल कंपाउंड इन इट्स कांस्टीट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ बस आप इतना समझिए कि आपको 3 टाइप्स बता दिए मैंने, कौन कौन से? थर्मल, तो उसमें सिर्फ हीट की यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। और बचा फोटोलाइटिक, तो उसमें आप लाइट का यूज करेंगे, वी कैन से दैट सनलाइट का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या जो एग्जांपल्स हो सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस के एग्जांपल हैं? सबसे पहले मैं आपको थर्मल के एग्जांपल दिखा देता हूं, है ना। क्या है थर्मल के एग्जांपल? तो एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा। क्या एग्जांपल हो सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के? एग्जांपल जो अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सबसे पहला एग्जांपल एक्टिविटी नंबर 1.5 पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो फेरस सल्फेट है उसको हमने क्या किया है, उसको हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ हीट हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं उसमें हीट का यूज कर रहे हैं, और जो यहाँ पर कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं, उसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट और डॉट FeSO4.7H2 उसका मेन फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये है वो फॉर्मूला FeSO4.7H2O। ये सर कैसा फॉर्मूला है? तो बेटा ये क्रिस्टलाइजेशन वाला फॉर्मूला है। मतलब अगर हम कहें तो इसके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आप इसमें 7 मॉलिक्यूल हैं किसके? पानी के अटैच है। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है बेटा ग्रीन। क्या कलर होता है इसका? ग्रीन कलर। इसको ग्रीन विट्रॉयल भी बोलते हैं। ग्रीन विट्रॉयल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं हरा थोथा, ठीक है। और ग्रीन विट्रॉयल हम इसको बोलेंगे। इसके बाद साथ में अगर हम बात करें तो इसका इसका नाम अगर हम कहें तो क्या हो सकता है? तो बेटा FeSO4.7H2O की बात करें तो इसका नाम जो है वो FeSO4.7H2O, इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा क्या है बेटा? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 7 लगे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको हेप्टाहाइड्रेट, अगर 5 लगे तो पेंटाहाइड्रेट, 10 हैं तो डेकाहाइड्रेट। इस तरीके से हम लोग इनके वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका रंग कैसा है बेटा? ग्रीन कलर है। इसको ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं इसके ये मॉलिक्यूल हटा दूं 7 जो लगे हुए हैं तो ये फिर व्हाइट कलर का हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसका हम डिकम्पोजिशन समझेंगे। सबसे पहले डिकम्पोजिशन करेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे? FeSO4.7H2O। आपने क्या किया? हम सर हीट देंगे, इसको हीट दी हमने तो सर ये कन्वर्ट हो गया FeSO4 और प्लस के 7H2O में।
नाउ फर्दर इसी रिएक्शन को आगे पॉसिबल करते हैं। अब हम लेंगे इसमें FeSO4। अब फिर दोबारा से आपने इसको हीट किया। अब नाउ दिस कंपाउंड इज इन विच फॉर्म? नॉन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। अब इसमें इस समय पर पानी ऐड नहीं है, हम कह सकते हैं इसमें इस समय पर 7 मॉलिक्यूल्स जो थे वाटर के वो इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, तो बेटा हमारे सामने तैयार होता है क्या? Fe2O3। ठीक है, क्या होता है हमारे सामने तैयार? Fe2O3। Fe2O3 प्लस क्या होता है? SO2 प्लस के SO3। ये तीन चीजें बनती हैं। हम जानते हैं कि ये सर क्या था? सॉलिड था। ये हमारे पास में जो निकल कर क्या आया, ये भी क्या आया बेटा? सॉलिड आया। ठीक है, ये गैस आएगी आपके पास, ये क्या आएगी? गैसियस फॉर्म। ये क्या आएगी? गैसियस। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया। किसमें टूट गया? फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? फेरिक ऑक्साइड में टूटने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, और इसको आप बिल्कुल प्रॉपरली लर्न करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे, इसका बेस क्या है, किस आधार पे हमने इसको तोड़ा, किस आधार पे हमने इसका यूज किया। हमने हीट का यूज किया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, हीट का दूसरा सिंबलाइज फॉर्म क्या होती है? ट्रायंगल, यानी डेल्टा कह सकते हैं आप इसको। आप ये भी लिख सकते हैं, आप हीट भी लिख सकते हैं, दोनों ही आप कह सकते हैं चलती हैं चीजें। ठीक है, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटाने के बाद 3 टाइप्स में हम चल रहे थे, तो हम अब ये वाला पॉइंट हटा देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ये थर्मल हो गया। थर्मल का बेटा अभी और एग्जांपल अगर हम चाहें तो और भी आपको बता देता हूँ थर्मल के और क्या क्या एग्जांपल हैं। जैसे एग्जांपल में थर्मल का और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CaCO3। इसको भी हम लोग हीट करते हैं, तो ये भी थर्मल का एग्जांपल है। इसको हीट करने के बाद आप कह सकते हैं क्या होता है हमारे सामने? इसको हीट करने के बाद भी हम लोग इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। किस किस में ब्रेक किया हमने? CaO, और प्लस के क्या निकली बेटा? इसके अंदर से आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, यानी ये आपके सामने ब्रेक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में आएगी, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, और ये आपके पास पहले सॉलिड फॉर्म में था ही। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपके सामने एक तरीके से डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? तो आपके सामने और डिकम्पोजिशन के एग्जांपल भी मैं बता देता हूं जो बुक के अंदर आपको दिया हुआ है। और एग्जांपल है, एक लिड नाइट्रेट है आपके सामने। क्या है? लिड नाइट्रेट, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। आप इसको भी हीट करिए, इसको गर्म करिए आप, तो क्या निकलता है? तो बेटा इसको आप जब हॉट मतलब आप इसको गर्म करते हैं, तो अब इस केस में आपके सामने जो आता है PbO आता है, लिड ऑक्साइड आती है PbO, प्लस आपके सामने क्या आता है? NO2 आता है, NO2, और प्लस साथ में क्या आता है आपके पास में? प्लस आता है आपके सामने O2। ठीक है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आता है, मतलब O2 है, HO2 नहीं है। और PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया आपके पास लिड नाइट्रेट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ LED, लीड, और नाइट्रेट NITRATE, लिड नाइट्रेट। ये लिड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स देती है, ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसमें से, ब्राउन कलर की। अब जब इस गैस का रिलीजिंग होगा तो आप देखेंगे कि भूरे रंग के टेस्ट ट्यूब में से क्या निकल रहे होंगे? भूरे रंग की गैस निकल रही होगी आपकी। वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है दैट NO2 is produced in this reaction। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरीके की? ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, इट इज अ कलरलेस गैस। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके कहीं ना कहीं थर्मल के एग्जांपल्स थे। मैं इलेक्ट्रोलाइटिक का भी एग्जांपल देता हूं आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल आपकी बुक में है। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हमारे सामने सिंपल सा है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज द डिकम्पोजिशन इन विच द एनर्जी, द सोर्स विच वी यूज टू ब्रेक दिस एनी कंपाउंड इज ऑलवेज, और ऑलवेज कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, करंट का प्रयोग करते हो आप, और उसके बाद हम उसको ब्रेक कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर कहूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में ही है H2O का वाटर को। तो हम लोग वाटर को कर सकते हैं। अच्छा, वाटर का रेशियो बताइए, कमेंट करेंगे मुझे, बताएंगे कि वाटर जो है उसका मास बाई मास रेशियो क्या होता है, और उसी साथ में हम बताएंगे कि उसका जो एटॉम मतलब जो एटम के बेस पे जो रेशियो है वो कितना रेशियो। वैसे तो मैं उसको बता दूंगा आपको अभी क्या रेशियो होता है, लेकिन मास रेशियो आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, H2O की बात करें बेटा तो किस फॉर्म में था? ये लिक्विड फॉर्म में। आपने क्या किया? इसको H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया आपने। ठीक है, दो गैसेस टूट गई। अब कहीं ना कहीं हम जानते हैं इसका रेशियो क्या रहेगा? इसका रेशियो रहेगा 2:1। ये रेशियो याद रखना है आपको। क्या रखना है? ये रेशियो याद रखना है। देखिए जो भी चीजें मैं फिर बता रहा हूं, आप जितनी भी इस समय पर अभी वीडियो देख पा रहे हैं हमारी सभी बच्चे, सबसे पहली चीज अपने आप को हमेशा, सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सबसे पहले आप एक जगह स्पेस निर्धारित करिए। आप एक जगह जहां पर आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो,
किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, आप कोई जा नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा है, आप आराम से एक जगह शांत वातावरण में बैठिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप शांत बैठेंगे तो आपको डाउट, आपका माइंड क्रिएटिव चीजें निकाल करके देगा आपको, आप सामने से कमेंट्स कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अपने ध्यान को हमेशा पढ़ाई पर केंद्रित करिए, क्योंकि इधर उधर से डिस्ट्रक्शंस जो आपके सामने आ रहे हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत नुकसानदायक होंगे, क्योंकि क्लास 10th इज द बेस ऑफ योर फ्यूचर। याद रखना, क्लास 10th का जो परसेंटेज है वो आप कहीं ना कहीं आपके आने वाले जो कॉलेज है, आने वाला जो आपकी सारी जगह है, उन जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा फोकस कर ले, जरूरी है तेरे लिए पढ़ाई, और कहीं ना कहीं क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रहते हैं क्योंकि अभी से जब हम तैयारी कराना स्टार्ट कर दिए हैं, जब से लेकर के आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम तक, उससे पहले आप कहीं ना कहीं, हमारा जो लक्ष्य है वो 2 से 3 बार कम से कम आपका जो है रिवीजन हम लोग करा दें, ठीक है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं इस बार साइंस का एग्जाम किस तरीके का है, ऐसे ही बच्चों से मैं कहूंगा कि वो एक बार देखें कि साइंस का जो एग्जाम था वो किस तरीके का था, है ना, कि कंपटीशन बेस्ड भी था। वैसे कहीं ना कहीं मैथ्स का भी कितना एग्जाम टफ आया था इस बार, जो बोर्ड का एग्जाम था काफी टफ था, बच्चों को काफी दिक्कतें हुई। तो क्या रीजन है इसके पीछे? प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट सामने आपके आ जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सबसे बड़ा मूल मंत्र है तेरे सफलता के लिए, सबसे बड़ा मूल मंत्र तेरी प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा अभ्यास, उतना ज्यादा तेरा सफलता का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस रेशो के बाद आगे बढ़ूंगा। 2:1 हमने बता दिया, क्या बताया, 2:1 आ गया। अब बेटा ये, अब ये बड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला काम करता है भाई एग्जाम में, क्या करता है, क्वेश्चंस घुमाएगा। क्या घुमाता है, बताइए कि ये क्या, ये कैथोड एनोड रेशो है या एनोड कैथोड रेशो है, समझ रहे हो बात को। अब पहले तो मुझे ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि एनोड और कैथोड होती क्या है बेटा, ठीक है। सबसे पहली चीज, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब हम जानते हैं, इलेक्ट्रोड्स का मतलब है जो कंडक्शन के लिए आप किसी भी रिएक्शन के अंदर जो कार्बन ग्रेफाइट की रॉड लगाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब दे आर इन टू फॉर्म्स, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो हम कह सकते हैं एनोड इज प्लस। एनोड क्या होती है, तो एनोड होती है बेटा प्लस, एनोड क्या है, प्लस चार्ज, और कैथोड, कैथोड माइनस होती है। तो इसी प्रकार जो एनायन और कैटायन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनके अपोजिट होते हैं। अगर हम बात करें एनायन, तो एनायन कहां जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, ANION। एनायन क्या होगा, ये प्लस है तो एनायन होगा माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से कैथोड है तो कैटायन, CATION। तो कैटायन क्या होगा बेटा, प्लस होगा। प्लस का मतलब माइनस से अट्रैक्शन, माइनस का मतलब प्लस से अट्रैक्शन। बात क्लियर हो रही है। और इसी बेस पे अगर हम बात करें, अब यहां आ जाते हैं, इसमें हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव। अब ऑक्सीजन अगर नेगेटिव है तो ये किस वाले केस में जाएगा भाई, ये क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब ये हो गया आपके सामने एनायन। क्या हो गया, एनायन। तो एनायन हो गया तो इसका मतलब ये किस पे जाने वाला है, ये एनोड पे जाने वाला है। ये गैस रिलीज होगी एनोड पे, कौन सी, ऑक्सीजन गैस किस पे होगी, एनोड पे रिलीज होगी। इसका मतलब जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 1। तो ये कैथोड टू एनोड रेशो है। क्या है ये, कैथोड टू एनोड रेशो है। लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है उल्टा करके, क्या कि बताइए, इसके अलग से वो पूछ सकता है कि बताइए भाई कि एनोड टू कैथोड रेशो बताइए। ये कैथोड टू एनोड था, वो एनोड टू कैथोड पूछ सकता है, तो फिर आप उल्टा करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, 1:2 लेंगे। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रीवियस जो बोर्ड के एग्जाम रहे वहां पे आ भी गया ये। और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने रटा था। रटना, रटने की जो कंडीशन, जो रटने की कला है ना आप लोगों के अंदर, वो कुछ अलग ही बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि वो आप कभी देखते नहीं उसके बाद की, मतलब कि समझना है कि नहीं समझना। तो इस वजह से बेटा यहाँ याद रखिए कैथोड और एनोड रेशो था, और एनोड टू कैथोड रेशो इज 1:2, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो दिया है, ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके सामने कहीं ना कहीं कैसा है, ये रिएक्शन आपके सामने कहीं ना कहीं इसमें तो वो रिएक्शन क्या है कहीं ना कहीं बेटा आपका, कि ये रिएक्शन जो H2O है, और कहीं ना कहीं इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसके बाद आगे बढ़ता हूं तो अगला पॉइंट हमारे सामने जो आता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ये आपने लिख ही लिया होगा सारा कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, उसके बाद हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे जो आपने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग
यूज करते हैं किसी सोर्स का, किसी एनर्जी का, जिससे कि हम लोग ब्रेक डाउन कर सकें। तो बेटा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, बस सिर्फ यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, लाइट का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, सनलाइट का प्रयोग करेंगे। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो आपकी रिएक्शंस रहेंगी फॉर योर सिलेबस, फॉर योर क्लास 10th एग्जामिनेशन, वो रहेंगी आपकी एक AgCl जिसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे, और दूसरी रहेगी आपकी AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों का ही यहाँ पर रिएक्शन आपके एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट मतलब आ जाता है, अक्सर MCQs वगैरह में पूछ लेता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, तो हम कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr का यूज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, व्हेन वी पुट सिल्वर ब्रोमाइड इनटू द कांटेक्ट ऑफ सनलाइट, देन वी गेट द प्रोडक्ट एज अ सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ब्रोमाइड एज अ गैस एंड सिल्वर एज अ एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप सिल्वर क्लोराइड लेंगे तो वहां पर भी यही सेम होता है बेटा। सिल्वर को हम लोग, सिल्वर क्लोराइड को जब हम उसमें डाल देते, मतलब सनलाइट के सामने प्रेजेंस कर देते हैं, तो आपके सिल्वर और क्या बन जाती है, सिल्वर और आपके सामने जो क्लोरीन गैस है वो निकल के आ जाती है। मैं इसका रिएक्शन आपके सामने बता देता हूँ क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम फोटोलाइटिक को काम कर रहे हैं, फोटोलाइटिक के लिए अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आपका रिएक्शन आती है AgCl, ठीक है। AgCl के बाद हम जाते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे सामने आता है Ag प्लस के Cl2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप फिर वही करेंगे, 2 या इनटू करेंगे, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 क्लोरीन हो गई, यहाँ Ag है, तो यहाँ पे Ag के अंदर भी आपने 2 इनटू कर दिया, तो ये रिएक्शन आपके सामने बन जाता है। ये सॉलिड स्टेट में होता है बेटा, ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये गैस की फॉर्म में निकलती है हमारे सामने, किसके फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। एक ये रिएक्शन है, और एक रिएक्शन और है आपकी AgBr वाली, ठीक है, AgBr वाली, इसे सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर प्लस Br2, ये ब्रोमाइड की गैस अलग रिलीज हो जाती है, यहाँ पर ये दो हैं तो ये बैलेंस कर देंगे हम, Ag2, यहाँ पर भी सेम। तो ये बेटा दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम पर्पस, इन्हें याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा रिएक्शन है, मैं दिखा दूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप रिवीजन लगाइएगा, इसमें कोई डाउट बनता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है बेटा। अब हमारे जो रिएक्शंस हो गए, वो कौन कौन से रिएक्शंस हो चुके हैं हमारे, कॉम्बिनेशन हो चुका है हमारा, जो रिएक्शन है वो आपका डिकम्पोजिशन हो चुका है, उसके अंदर के सारे पार्ट्स कर लिए आपने, समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं, अगला जो है हमारा टॉपिक हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है अगला, है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब कि अपनी जगह से किसी एलिमेंट को हटाया जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेस करने के तौर पे इसमें दो कैटेगरी बांटी जाती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और एक सिंगल, जो मैं आपके सामने लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर की दो कैटेगरीज हैं, एक डबल और एक सिंगल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन in which an element displaces a less reactive element from another compound, ठीक है। तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये कुछ इसका एग्जाम, कहीं ना कहीं आप इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बेटा यहां रहेगा, जैसे मान लीजिए AB है प्लस C है, तो हमारे सामने जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या होगा, ये C जो है ये A को डिस्प्लेस कर देगा, और हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा BC प्लस, ठीक है। यानी यहां हुआ क्या कि इसने जो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का दे दिया, यानी हटा दिया, और बेटा वहां पे क्या हो गया, वहां पे आप कह सकते हैं कि वहां पे इस नए एलिमेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ही समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आयंस थे, ये मैं बता चुका हूं, जैसे एग्जांपल में ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी एक प्लस ही आयन कह सकते हो। तो ये प्लस वाला जो है यहाँ से क्या कर देता है, इस प्लस वाले को हटा देता है, क्योंकि ये भी मेटल ये भी मेटल हो सकता है,
दोनों मेटल ही है, क्योंकि ये मेटल होता है ऑलवेज और ये नॉन मेटल होता है। ऐसे ये भी मेटल है, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा अपनी जगह से, और ये इसकी जगह ले लेगा। जब ये जगह ले लेगा तो ये यहाँ बैठ गया और इसको निकाल के इसने बाहर कर दिया। सर इसमें क्या क्या मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ जो बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स आर, सबसे पहला आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है आपकी बुक में एग्जाम्पल, कि जब हम आयरन नेल को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयरन नेल यानी Fe, ठीक है। Fe किस फॉर्म में बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको किस में डालते हैं, CuSO4। तो मैं सबसे पहले CuSO4 को इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। ये कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट का रियल फॉर्मूला क्या है, मतलब जो मेनली कह सकते हैं आपकी जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मेशन होती है कॉपर सल्फेट की, वो ये होती है CuSO4.5H2। ये है इसका फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। पहले तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉयल, ब्लू ब्लू विट्रॉयल कह सकते हैं। इसका जो मेनली नेम है वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा माने 5, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स लगे तो पेंटाहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है बेटा। सब तो हम इसमें यूज करें, और इसका कलर हमने पढ़ा था ब्लू कलर होता है। ये आप जानते हैं Fe जो है ये तो आपका आयरन हो ही गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम देखें तो ये एक मेटल है तो ये प्लस चार्ज है, ये कॉपर है प्लस है, ये SO4 एक माइनस चार्ज है। तो बेटा ये Fe क्या करता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा इसको, Cu को, कॉपर को, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ फॉर्मेशन होगी नई चीज की, क्या, यहाँ फॉर्मेशन होगी FeSO4, और प्लस क्या होगा, जब यहाँ Fe ने इस कॉपर को हटा दिया तो आपके सामने क्या बच गया, आपके सामने बच गया FeS, भाई कॉपर बाहर आ गया। तो कॉपर बाहर आ गया तो कॉपर को हम लोग ऐसे कैसे लिख देते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट। यहाँ पर ये किस फॉर्मेशन में हो गया, ये एक्वस आता है बेटा। यहाँ पे क्या आता है, एक्वस। ये किस फॉर्म में आता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में आता है। और ये आयरन था, ये सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन ये क्या था, ये एक्वस फॉर्मेशन में थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सामने रिएक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कलर कलर निकल के आएगा इसका, वो क्या होगा, इसका कलर होगा ग्रीन कलर बेटा। कैसा कलर होगा, ग्रीन, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रीन विट्रॉयल कहते हैं इसको, ठीक है। तो FeSO4 कैसे रंग में आएगा, ग्रीन, थोड़ा पेल ग्रीन होगा। पेल ग्रीन का मतलब क्या है, थोड़ा सा हल्का हल्का ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर होता है इसका। लेकिन मेरा जो समझाने का उद्देश्य था आपको वो ये था कि हमने यहाँ पर क्या किया, आयंस के एक्सचेंज हुए, जो कि आपकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और भी रिएक्शंस आपके एग्जांपल के लिए तौर पे मैं समझा देता हूं आपको और क्या क्या रिएक्शन बन सकती हैं। अगर हम जिंक डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं किसमें, सेम टू सेम इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 में, तो फिर बेटा इस केस में क्या होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये हो किस प्रकार रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ कि मतलब आयरन कर रहा है रिएक्शन ये इसके साथ। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा यहाँ जिंक नहीं लेना है, ठीक है, ये वैसे तो जिंक से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हो जाएगा। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर से ऊपर होती है ये जिंक, तो इसीलिए आप इसके लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसे याद कर लीजिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आप इसके लिए याद करिए, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे ही आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें दिया हुआ है, सबसे ऊपर क्या आता है आपका, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, इस तरीके से, ठीक है। सबसे आखिरी में हम जानते हैं कि आपके पास क्या आता है, सबसे आखिरी में आता है प्लेटिनियम, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए जिंक दिया हुआ है, तो जिंक जो होता है बेटा वो कहीं ना कहीं जिंक जो है कॉपर ऊपर है, और कॉपर कहाँ पे, कॉपर नीचे बैठा हुआ है यहाँ पे। तो कॉपर जब नीचे है तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि जब हम पूरी रिएक्टिविटी चीज में नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी घट जाती है, नीचे घटती चली जाएगी, जितने एलिमेंट नीचे पहुंचते जाओगे वो घटते चले जाएंगे, उनमें एनर्जीज मतलब कम हो जाती है, यानी कि वो कम अमाउंट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाते हैं। लेकिन ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास अमाउंट ऑफ जो रिएक्टिविटी की जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जिंक लिया और रिएक्शन कराया, तो बेटा तेरे पास क्या बन के आएगा, ZnSO4, और प्लस क्या बन के आएगा तुम्हारे पास बनकर आएगा प्लस Cu। ये कॉपर अलग से निकल जाता है, ठीक है। केस क्या बना, फिर वही वाला केस बनता है, ठीक है। क्या बनता है, वही वाला केस, क्या, ये एक्वस बन गया, ये वाला, फिर ये वाला केस एक्वस का बन गया, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। यही सेम रिएक्शन रहती है। अब ये बात समझ रहे होंगे सभी बच्चे। मैं इसमें आपको ये रिएक्शंस दे चुका हूं, और भी बहुत सारे रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी के अंदर है, कोई डाउट बनता है तो आप उसमें मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसके बाद अब अगली वीडियो एक और आएगी जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन वगैरह और बाकी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा।
अगला है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पर हम लिख सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट displaces sorry more reactive element displaces less reactive element। और इस केस में हम कह सकते हैं कि exchange of ions takes place। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो जैसे एग्जांपल के लिए बेटा ए बी प्लस सी डी किया आपने। ठीक है, तो यहां क्या होगा? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या होगा? ये प्लस जो है ये इस माइनस के साथ और ये प्लस इस वाले माइनस के साथ। मतलब क्या कह सकते हो आप कि आपके सामने जो कंपाउंड तैयार होकर के आएंगे वो आएंगे आपके पास में ए डी। ठीक है, ये ए है, ये डी के साथ रहेगा और प्लस क्या बन जाएगा बेटा इसके बाद में आपके पास में सी सी बी। ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया आयंस का। ठीक है, यहां पे जो एक्सचेंज हुआ वो सेम आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाती है। ठीक है, इसका भी आपके पास में एग्जांपल है, आपकी जो बुक है उसके अंदर हमें बताया हुआ। सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.10, जहां पर हमें बताया हुआ है कि हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर डाला है। बेटा क्या दिया है एग्जाम्पल यहां पर? सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, ये एक्वस होता है, कलरलेस होता है बेटा, इसका रंग नहीं होता कोई भी। ठीक है, प्लस किसमें डाला है इसको? बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 में। ये भी क्या है? एक्वस की फॉर्म में है। अब क्या होगा? मैं समझते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो बेटा जो सोडियम है यानी Na जो है और जो आपके पास में बेरियम यानी Ba है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो Na चला जाता है Cl के पास और Ba चला जाता है SO4 के पास। तो बेटा आपके सामने जो तैयार होकर आएगा वो आएगा BaSO4 और प्लस के NaCl। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो एक्सचेंज हुआ इस केस में आपको ये पीपीटी मिली, यानी ये सॉलिड है और ये जो है वो एक्वस फॉर्मेशन में आएगा, ये मिला हुआ आता है एक्वस फॉर्मेशन में। इनका कोई रंग नहीं है, कलरलेस है, ये कलरलेस Cl लिख दिया मैंने नीचे, कलरलेस है ये BaSO4 है बेटा, ये सफेद रंग का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी है ये। ठीक है, और NaCl तो हम जानते हैं सॉल्ट है हमारे लिए, नमक के तौर पे आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो मैंने आपको यहां बताई है ये क्या है? ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस? दे आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट भी रिलीज करती है इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास में और भी रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करने के लिए हैं वैसे तो, लेकिन अगर देखें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाकी के जो भी डाउट्स बनते हैं आप मुझे डाल सकते हैं, मैं वहां आपको बता दूंगा। बाकी की अगली वीडियो का इंतजार करेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आपका रेंसिडिटी, ये कुछ टॉपिक्स बचते हैं जो कि चैप्टर से संबंधित हैं। मैं इनके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे जो उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल है उसके ऊपर, और बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं बाकी। धन्यवाद।